ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राजद्रोह कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हाल ही में राजद्रोह के कानून के संबंध में याचिका सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इससे जुड़े मामलों को पुनर्समीक्षा होने तक स्थगन और सरकार का इस कानून के पुनर्विचार और पुनर्समीक्षा को लेकर दिया गया हलफनामा, इन सब बातों से इन दिनों राजद्रोह कानून एक चर्चा का विषय बना हुआ है और आज हम कार्यक्रम में इसी कानून के अहम पहलुओं पर बात करने जा रहे हैं। मिस्टर प्रसाद, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस संबंध में सरकार द्वारा एक समीक्षा या पुनर्विचार प्रस्तुत नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार राजद्रोह की धारा 124A स्थगित रहेगी। जो संदर्भ बना है इस कानून को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो एक बात जो लोगों के आती है याद में कि ये कानून अंग्रेज बना के गए थे और इंडियन पिनल कोड यानी कि 1860 के लगभग इसको शामिल किया गया था। 1870 से इसके ऊपर बहस भी चलती आई क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जब भारत में खासकर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारे आंदोलनकारी थे और हमारे जो नेता थे उस वक्त के, उनमें कई सारे के खिलाफ इस तरह के इस प्रावधान का इस्तेमाल किया गया। हाल फिलहाल में भी इसके ऊपर बहस चलती रही और कई बारी सरकारों के बीच में बहस हुई और जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस पे भारत के संविधान जब रचना की जा रही थी उसके उस वक्त भी इस पर बहस हुई थी। कई सारे प्रावधानों को लेकर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये लगातार कई वर्षों से इस सब्जेक्ट के ऊपर है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो अभी जो बात आई है, उन्होंने दो चीज का संतुलन बनाने की बात कही है। एक वो राज्य की सुरक्षा और दूसरा जो जन है उनके अधिकारों का हित, दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने की बात की है। तो शायद ये वजह इस परिप्रेक्ष्य में भी अब ये बात उभर के आई है। राजद्रोह को लेकर समय समय पर न्यायालयों में हमने देखा कि कई विषय आते रहे हैं और चाहे वो राज्यों के उच्च न्यायालय हों, उच्चतम न्यायालय हों, इस संबंध में कई टिप्पणियां और निर्देश देखने को मिले हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो 1962 के जो केदारनाथ सिंह मामला है उसका जिक्र बार बार होता है और उसका संदर्भ इसलिए भी आता है क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे निर्देश जारी किए थे जिनका हवाला आज तक दिया जाता है। तो आपकी दृष्टि से राजद्रोह के मामलों की सुनवाई को लेकर किस तरह की न्यायिक चुनौतियां रही हैं बीते समय में, और अब जबकि अपेक्षा है कि आने वाले समय में कानून की पुनर्समीक्षा हमारे सामने होगी, हो सकता है नया कानून हो, तो ये कितना अहम होगा? बहुत अहम बात आपने उठाई जो केदारनाथ सिंह केस का हवाला दिया। उसके बाद जो उसमें एक तरह से मापदंड रखे गए कि भाई उच्चतम न्यायालय की ओर से कि जब भी इस प्रावधान का इस्तेमाल होगा तो उसमें कई सारे जो है आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है और राज्यों में जब केस दर्ज होते हैं वहाँ की पुलिस उस प्रावधान के इन जो मापदंड है उसके बीच में क्या उसी नजर से देख के इन पे केस कर रही है। समय समय पे जब ये न्यायालय में जाता है तो ये मामला देखा गया है। कुछ जो आंकड़े इस बीच में बाहर निकल के आए हैं, जैसे कहा गया कि करीब पिछले 10-11 साल में 800 से ज्यादा केस चल रही हैं। 2009 या 2010 का हवाला कुछ लोगों ने हिसाब लगाया है। लेकिन जब ये न्यायालय के समक्ष होता है और जब फैसले होते हैं अधिकतर मामले में छूट मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं कानून के प्रावधान और उसके एप्लीकेशन को लेकर कोई खामी रही होगी। लेकिन देखा गया है कि कानून में जो बरी भी हो जाते हैं कई महीने वो जेल के अंदर रहते हैं। तो कन्विक्शन रेट जिसे कहते हैं कि बहुत कम है, शायद 0.1% ऐसा माना जाता है। और जैसे आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में जो याचिका के ऊपर सुनवाई हो रही थी तो जो याचिका की और जो चाह रहे थे कि ये कानून खत्म हो उनकी तरह से भी ये कुछ आंकड़े कोर्ट के समक्ष रखे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुलाई माह में फिर से ये करेगी और हमने कानून मंत्री को सुना इस बात को कहते हुए कि तमाम सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करके और जो संतुलन जिस बात के पर कहा गया है उसको लेकर कोई ना कोई रास्ता आगे सुलझाएंगे, ऐसा सबको आशा है। मिस्टर प्रसाद, विधिवेत्ताओं द्वारा कई बार उन देशों का उदाहरण रखा जाता है जिन्होंने बीते सालों में इस तरह के कानूनों को समाप्त किया है। इसमें हम यूनाइटेड किंगडम को ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर को भी इसमें लिया जाता है। जैसे सिंगापुर में इस तथ्य के आधार पर इस तरह के कानून को समाप्त किया गया कि इसके विकल्प के रूप में अन्य कानून हैं। अगर इसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो अभी हमने देखा कि भारत सरकार ने बहुत से कानूनों को रिपील किया जो बहुत पुराने थे। तो आपके विचार में जो हमारे पास जैसे अनलॉफुल एक प्रिवेंशन एक्ट है, ऐसे कानून है, तो क्या ये कानून हटकर ये दूसरे कानून विकल्प लेंगे? क्या नए सिरे से राजद्रोह को लेकर फिर से एक नए प्रावधान का कानून सामने आ सकता है? आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी और आपका विश्लेषण क्या है इस मामले में?
जो आपने एक बात कही, विधि विशेषज्ञ और कई सारे लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि ये प्रावधान सेडेशन या राजद्रोह का जो है, उस प्रावधान के रहते हुए एक तरह से दूसरे कानून में जो ज्यादा दंडात्मक है या जिसमें ज्यादा कठिन वो है, वो प्रावधान लग जाएंगे, तो शायद एक वो डर लोगों ने चिंता भी जताई। लेकिन वहीं दूसरी ओर, जैसे मैंने कहा, अगर हम इसको उस न्यायालय का जो सोच उन्होंने बताई है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है और साथ ही साथ जो लोगों के हित में हो, ताकि जो उनकी पर्सनल लिबर्टी और जो हमारे संविधान में हमको दी जाती है और अभिव्यक्ति की आजादी है वो, और जो दो चीजों के बीच में संतुलन बिठाने की बात है, तो जब लॉ कमीशन के ऊपर भी इस तरह की रिपोर्ट्स बनाई गई थी जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स से इस पर बात की गई और इस पहलू को कई पहलुओं से देखा गया कि कैसे ऐसा कोई कानून अगर जरूरत है या कानून में संशोधन की जरूरत है या कोई जो हमारे पास कानून है उनके अंदर ऐसा कोई प्रावधान लगाया जाए जिसमें कि, क्योंकि जो 1962 का आपने हवाला दिया उसमें कहीं भी उस वक्त भी न्यायालय ने इसको अलग नहीं कर दिया था, इसको रद्द नहीं किया था, जैसे आपने कहा उसमें सेफ गार्ड एक तरह से लगाई गई थी। तो अभी ये डिबेट चली है और जैसे आपने कहा कि कई सारे पश्चिमी देश हैं वहां पे भी इस तरह की बात हुई है। मेरा मानना है कि अगर हम एज ए प्रजातंत्र, हमारी परिपक्वता दिखती है इसी बात पे कि हम इन सब बीच में रास्ता कैसे निकाल के अपने लोगों को, जो संविधान के रचयिता हैं, उनकी जो पूरी मंशा है और उसके तहत हम इन चीज को और बदलते हुए हालातों को मद्देनजर हम कैसे आगे निकाल के देखें। यदि हम इस कानून की जो वर्तमान व्याख्या है उसको समझें तो यदि कोई शासन के विरुद्ध असंतोष, घृणा पैदा करने का प्रयास करता है, जो कि बोले गए या लिखे गए किसी प्रकार के दर्शाए गए तरीके से क्यों न हो, और कानून के मुताबिक दोषी के लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन दूसरी ओर यह भी प्रावधान है कि शासन के विरुद्ध घृणा, असंतोष फैलाने के उद्देश्य के बिना अगर वैध तरीके से शासन से असहमति या अस्वीकार्यता प्रकट करने का मत प्रकट किया जाता है, जो कि प्रशासनिक या दूसरी कार्रवाइयों के लेकर अस्वीकृति हो सकती है, तो इस कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे। एक तरफ आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किया, एक हवाले में ये जिक्र होता है, दूसरा ये कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो और व्यापक हो, जो असमंजस है व्याख्या को लेकर या परिभाषा को लेकर थोड़ी सी और हमें व्यापक सोच को पैदा करने की जरूरत है। तो क्या पुनर्समीक्षा में इन बातों को भी स्टेक होल्डर्स के साथ या जो विधिवेत्ता है उनके साथ इन बातों को रखा जाएगा? बिल्कुल, यही सब चीजें बारीकी से देखी जानी चाहिए और देखी जाएंगी, ऐसा पूरी आशा है, क्योंकि कई सारे हमारे सामने मामले हैं अलग अलग न्यायालयों में और जो हमारे सामने आंकड़े हैं उन सबको लेकर कहीं ना कहीं उन सबसे कोई ना कोई सीख मिलती है, और चाहे वो विधि विशेषज्ञ हो, चाहे कानून बनाने के लिए जो भी प्रावधान जो है बनाना चाहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा कि इसका बेंचमार्क अगर लें, वो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है जिसमें दोनों पक्ष समझदारी को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य के मामला है, जैसे हम सब जानते हैं, और जैसे कहा कि सिविल लिबर्टीज जिसके ऊपर एक पूरी बहस चलती है हमेशा, और पूरे विश्व में खासकर हम अपने आप को एक प्रजातंत्र राष्ट्र के गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो उसमें एक बात हमेशा एक कही जाती है कि सरकार के कार्यशैली पे या सरकार के कार्यक्रमों पे अगर कोई टिप्पणी होती है या उसके ऊपर आलोचना होती है, उसको कैसे देखा जाए। वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, क्योंकि जब स्वतंत्र नागरिक अपना मत रखता है, मत देता है, उसके बाद तो सरकार आती है, तो सरकार के सारे कार्यक्रम उनको ठीक लगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ अच्छे होंगे, कुछ विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध का तरीका क्या होगा, उस विरोध से क्या कोई ऐसी आपत्ति आएगी जिसमें कि कोई हिंसा रखने की कोई आशंका हो, तो व्यक्तियों के बीच या कुछ लोगों के बीच कोई इस तरह की परिस्थिति ना पैदा हो कि एक दूसरे के वो डिसेप्शन फैले। तो ये सब मापदंड हमारे सामने आ चुके हैं। अलग अलग केसों में कुछ प्रावधान अलग अलग न्यायालयों ने उन पे बारीकी से जाके अपने फैसले सुनाए, और जैसे मैंने कहा कि अगर कन्विक्शन रेट कम है तो जाहिर सी बात है कि जिस वक्त प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से जब केस तैयार किया जाता है उस वक्त जो भी माहौल रहा होगा, जिस तरह से बनाया गया होगा, लेकिन अंततः हमारे न्यायालय ही हमारे वो द्वार है जहाँ जाकर हमें न्याय मिलता है। जब न्यायालय ने कहा है कि भाई एक चीज नहीं लागू होती तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खामियां दिख रही हैं हमें, तो मेरे ख्याल से इन हर पहलू पे बारीकी से गौर किया जाएगा, ऐसी हमारी आशा है। मिस्टर प्रसाद, आप कार्यक्रम में जुड़े और चर्चा में आपने विषय पर विस्तार से अपना विश्लेषण दिया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राजद्रोह कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं
पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।